नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चारों काल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ। आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जीवन परिचय। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि सीटीपी जैसे सब्जेक्ट में जीवन परिचय पढ़ा जाता है, पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बीते एक हफ्ते से। तो आज जीवन परिचय में आज हम बात करेंगे किनके जीवन परिचय को लेकर? जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, ये इनका पूरा नाम है, जिसको हम लोग जेबी वॉटसन के नाम से ज़्यादा सुनेंगे जब हम बहुत सारे डेफिनेशन थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। जेबी वॉटसन, क्या इनका योगदान रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, वो हमको देखना है। तो एक बार इनकी फ़ोटो को एक बार दिख के निहाल लो, डीपी देख लो इनका कैसा है। जेबी वॉटसन। इससे पहले क्लास में किसके बारे में बताया था बताओ? एरिक एरिक्सन। हर दिन 2 पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा और क्या पढ़ाया था एरिक एरिक्सन के साथ? कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। दिख रहा है ना कोहलबर्ग के कंधे में? हाँ हाँ, क्या है बताओ ना, बताओ। हाँ हाँ, बस है ना। तो किसके कंधे में दिख रहा था? चिंपांजी, वोल्फगैंग कोहलर। हाँ, तो ध्यान रखना, कोहलर अलग है और कोहलबर्ग अलग है। तो कोहलबर्ग का कोयल वाला मीठी बोली याद रहेगा ना। हाँ, बहुत ही प्यार से बोलना है, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। चलो अच्छा है, कुछ तो याद है, रिवीजन करते रहना ना। चलिए तो शुरू करते हैं। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। चलिए, दिन दुनिया को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ बाल विकास की दुनिया में। गहरी सांस ले लेंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। चलिए, जेबी वॉटसन, इनका जन्म 9 जनवरी 1878 को साउथ कैरोलिना यानी कि अमेरिका में हुआ था। 1878 1878, बहुत पहले। आज से देखोगे तो लगभग 150 साल पहले मान लेते हैं सीधा सीधा। तो आज से 150 साल पहले इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था पिकेंस बटलर और माता का नाम था एम्मा वॉटसन। एम्मा वॉटसन। कोई एक्ट्रेस वगैरह भी है क्या एम्मा वॉटसन के नाम से? है ना शायद, है ना। क्या हो गया? एम्मा वॉटसन के नाम से मैं कुछ शायद पॉपुलर सिंगर है या फिर एक्ट्रेस वगैरह है हॉलीवुड में। खैर, एम्मा वॉटसन की माँ का नाम है। मैं देखता हूँ अक्सर फॉरेन वालों में ना माता के सरनेम के साथ बच्चे का सरनेम रहता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पिता के सरनेम के साथ, जबकि जन्म कौन देती है? माता। तो किनके साथ होना चाहिए था? माता के साथ। ये हमारे इंडिया में साउथ में चल रहा है आज भी। साउथ में चलता ही नहीं चलता है, माता पिता का नाम रहता है आगे में टाइटल। खैर, बाद में संशोधन करेंगे, ठीक है। युग बदलता है तो दौर भी बदलता है, आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एम्मा वॉटसन माता है, पिता का नाम बटलर है। उनकी माता बहुत ही धार्मिक महिला थी, इसलिए उन्होंने एक बैप्टिस्ट मंत्री के नाम पर अपने पुत्र का नाम जॉन रखा था। रहे होंगे उस क्षेत्र में जॉन नाम के बहुत ही अच्छे खासे पर्सनालिटी, तो उनसे प्रेरित होकर जो है अपने बेटे का नाम रख दिए जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। अब आते हैं जॉन ब्रॉड्स वॉटसन में इनके सिद्धांतों को लेकर आगे देखते हैं। सिद्धांत पे और चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय में अहम मुद्दों को। व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है इनका सिद्धांत। व्यवहारवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी मतलब जो हमारे सामने आंखों के सामने घटित होते रहता है, जिसको हम लोग अनुभव करते हैं एकदम प्रत्यक्ष आंखों से, उन सब चीज़ें, उन सब क्रियाओं को क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद। ऐसा समझ में? तो यहाँ पर व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित है ये मनोवैज्ञानिक। इन्होंने मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी के साथ, अब जानते हैं जॉन डीवी का नाम बहुत ही खास है, दुनिया के पहले शिक्षाविद के नाम से ये मशहूर है जॉन डीवी। तो इनके साथ जो है शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। मतलब ये लोग क्लासमेट बैचमेट थे कहना चाहिए, जॉन डीवी और जेबी वॉटसन। तो वॉटसन और डीवी दोनों जो है क्लासमेट थे, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, शिकागो यूनिवर्सिटी में। और दोनों जानते हैं, दोनों का नाम बहुत बड़ा है। जॉन डीवी का नाम भी बहुत बड़ा है और जेबी वॉटसन का भी नाम बहुत बड़ा है। दोनों के एग्जाम में आते ही आता है, ये मान के चलो, डीवी को लेकर वॉटसन को लेकर। तो दोनों ये दोस्त थे मान के चलिए, दोनों एक साथ एक ही साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो इनके बारे में आपको ये जानना है कि कौन से व्यवहारवादी से, किस संप्रदाय से? व्यवहारवादी। तो वॉटसन व्यवहार, वॉटसन व्यवहार,
व्हाट व्यवहार, वॉटसन व्यवहार, है ना, आपको ध्यान रखना है। व्हाट व्यवहार बोलने से वॉटसन व्यवहार, तो आपको याद है व्यवहारवादी आपको उनके नाम से जोड़ देना है। फिर आप देखेंगे समय के साथ 1907 में भूल भुलैया शोध पत्र उनके द्वारा बनाया गया, जो चूहों पर संकेतों का प्रदर्शन किया था। भूल भुलैया, उन्होंने एक रिसर्च पेपर रिसर्च किया था जिनका नाम था भूल भुलैया, जो जिसमें किस जानवर का या किस जंतु का उन्होंने प्रयोग किया है, चूहों का। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1958 को अमेरिका में फिर हो गई। 1958, जन्म कब हो रहा है सर का? 1700 कि 1800? 1878, 1878 और 1958, लगभग कितने साल जिए जी? उधर लगभग 22 साल हो गए। 22 और 8 30, 30 और 50 80, तो लगभग 80 साल इनका, है ना, समय अवधि रहा, जीवन काल रहा। तो 80 सालों में अब इन्होंने क्या क्या खास किए, उनके कार्यों पर अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। थोड़ा बहुत हमें पता चल गया कि कौन से संप्रदाय से हैं ये, व्यवहारवादी संप्रदाय से हैं। इन्होंने एक थीसिस तैयार किया, शोध पत्र तैयार किया, नाम क्या था उसका? भूल भुलैया। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए? अमेरिका के रहने वाले। इनके फास्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या कलीग का नाम बता सकते हैं? जॉन डेवी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया जीवन परिचय, बेसिक, कहाँ के रहने वाले, कहाँ इनका जन्म हो, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, सब पता चल गया। अब इनके काम पे फोकस करते हैं, क्या थ्योरी दिए हैं। तो ध्यान सुनिएगा। वॉटसन एक महान मनोवैज्ञानिक, आप लोग जीवन भर वैज्ञानिक बोलते हो, सुनते आए हो, साइंटिस्ट, यहां पर ये साइको साइंटिस्ट। क्या है ये? साइको साइंटिस्ट, है ना, मन के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने व्यवहार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, व्यवहार के क्षेत्र में कई एक्सपेरिमेंट। वॉटसन को इसलिए व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। तो हम जो दैनिक जीवन में जो चीज़ करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। क्योंकि आदमी ये करता क्यों होगा? वैज्ञानिक लोग का काम क्या रहता है? कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्यों, कैसे, किस प्रकार, इन्हीं चीज़ों पे तो रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग। बाकी हम लोग सामान्य मानव लोग, हो रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, ऐसे बोल के निपटा देते हैं, टरका देते हैं, कि नहीं? हो रहा है भाई, हो रहा है, क्या। लेकिन जो वैज्ञानिक दिमाग वाले हम लोग क्या सोचते हैं भाई, कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण जानते हैं, कारण पे पहुंचने का प्रयास करते हैं लोग। तो व्यवहारिक जीवन में या फिर सामान्य व्यवहार में क्या होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर उन्होंने कई सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए। इसीलिए इनको व्यवहारवाद का क्या माना जाता है? जनक। तो वॉटसन, व्यवहारवादी वॉटसन। ठीक है, वॉटसन बोलने से व्यवहारवादी वॉटसन आपको बोलना है। तो व्यवहारवादी वॉटसन के बारे में अब डिटेल में जानेंगे। इन्होंने व्यवहारवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत को बहुत ही लोकप्रिय बनाया जनमानस के बीच में, और इसे एक मनोवैज्ञानिक स्कूल के रूप में स्थापित भी किया था। तो इन्होंने मनोविज्ञान पर एक स्कूल भी स्थापित कर दिया इनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारा इनके इस फील्ड में इनका नॉलेज बढ़ गया। तो चलिए, व्यवहारवादी जे.बी. वॉटसन के बारे में आप लोग सुने ध्यान से। अब इन्होंने एक बात कही व्यवहारवाद को लेकर। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशी और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। मतलब इनका ये कहना है कि व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी आप करते होंगे, उनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का क्या रहता है? समावेश रहता है, मांसपेशी और ग्रंथियाँ। हमारा शरीर किससे बने बताओ? मांसपेशी और ग्रंथि। तो उसका प्रभाव आपके व्यवहार में झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी रहते हैं, ये सारा चीज़ है ना, अंदर के है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, आदमी काम करता है। तो इन्होंने बताया कि व्यवहारवाद जो है ये एक वैज्ञानिक सोच है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और वो चीज़ एकदम सही है, उसका हम रीज़न भी दे रहे हैं कि जो चीज़ें आदमी करते हैं व्यवहार में, उसके पीछे क्या रहता है आधार व्यक्ति का, उसके मांसपेशी और ग्रंथि मूलक।
जैसे कई लोग के अंदर में मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, तो उनका व्यवहार में चीज़ झलकता है, झलकते नहीं झलकता है। जो एकदम अंदर से स्वस्थ है वो बाहर से भी स्वस्थ दिखता है, काम में भी उसका एकदम तरोताज़ा और सब चीज़ सक्रिय दिखता है। और जो अंदर से बीमार है, क्योंकि उसका मांसपेशी कमज़ोर है या ग्रंथि में ठिकाना नहीं, सही प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो नहीं रही है, तो फिर उसका काम धाम भी क्या रहेगा, एकदम सुस्त। फिर बोलोगे कि आदमी इस टाइप का है कि नहीं, बोल देते कि नहीं बोलते हैं। तो उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि हम जब यहाँ पर व्यवहारवाद पे रिसर्च करते हैं तो हम वैज्ञानिकता की ओर जाते हैं, वैज्ञानिकता में इन बायोलॉजिकल चीज़ों को भी फोकस करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो थॉट है, हम जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, एकदम परफेक्ट, करेक्ट, ऐसा में। तो ये बता रहे हैं कि हम जो भी रिसर्च किए, जो भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का क्या रहता है, आधार रहता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, जे.बी. वॉटसन। नहीं तो व्यवहार में तो कुछ भी हो रहा है भाई, तो रीज़न दिए, प्रूफ किए। चलिए अब आते हैं प्रमुख पुस्तकें। मतलब अब देख लिए कि इन्होंने किस क्षेत्र में रिसर्च किया है, बता दो, व्यवहारवाद के ऊपर। और व्यवहार में जो भी हम करते हैं, आप और हम जो कर रहे हैं, समाज जो कर रहा है, उसके पीछे क्या है रीज़न, मांसपेशी और ग्रंथि मूलक। ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग को देखना जल्दी गुस्सा आता है ना, कई लोग गुस्सा ही नहीं आता। कई लोग चीज़ों को फटाफट करते हैं, कई लोग आराम से करते हैं, कई लोग फटाफट बोलते हैं, कई लोग धीरे धीरे बोलते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शरीर का रहता है खास। चले अब इनके किताबों पे बात करते हैं। पहली किताब आप देख लीजिए खास, साइकोलॉजिकल रिव्यू। आजकल रिव्यू का बहुत ज़माना है, जब से डिजिटल आए हैं, रिव्यू दो, रिव्यू करो। मूवी देखने जाते हो, कैसा है रिव्यू देख लेते हो पहले, अच्छा खासा होगा तब तुम लोग देखने जाते हो, है कि नहीं। फीडबैक वो जिसको बोलते हैं, तो फीडबैक और रिव्यू का आजकल बहुत चलन है। तो ये फीडबैक रिव्यू किसका हमको दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल रिव्यू। तो नाम थोड़ा सुने रहो, साइकोलॉजिकल रिव्यू। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका ये, बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव साइकोलॉजी। तो कॉम्परेटिव साइकोलॉजी, हम जानते हैं कि हर इंसान अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। कभी किसी को समान रूप से एक तराजू में तौलना ही नहीं है, ये सीडीपी बोलता है। ऐसा में शिक्षक भी बनोगे तो आपको हमेशा जीवन में याद रखना कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने आप में अलग हैं, एक समान है ही नहीं है। तो इसीलिए कंपेयर करना ही नहीं है, ऐसा में। तो यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं कंपेरेटिव साइकोलॉजी, बिहेवियर में कर ले रहे हैं, है ना। तो बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव साइकोलॉजी। दूसरा है नेक्स्ट, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो एकदम जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु बच्चे हैं, उनके ऊपर जो है कैसे क्या रहता है ना, उनको लेकर पूरा साइकोलॉजिकल, आप देख रहे हो, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कैसे, उनका क्या रहता है मनोवैज्ञानिक स्वभाव, उसके ऊपर एक किताब लिख दी है। कोई जानते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों का अलग ही रहता है हर चीज़, व्यवहार। तो उनको लेकर द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। हाँ जी, शिक्षक का, शिक्षा की शिक्षक, शिक्षक का संबंध छात्र से होगा, साला से नहीं होगा, है ना। छात्र है तब साला बनेगा, छात्र ही नहीं है तो कहाँ साला बने, यही समझिए। 3 चीजें समझ में आ गया। तो यहाँ पर जॉन ब्रॉड्स वॉटसन द्वारा लिखित 3 किताबें में सुने रहो कम से कम, बाद में रिविजन मार होता है, याद है जी, याद रहेगा। चलो, तो ये हो गया हमारे जे.बी. वॉटसन के बारे में समस्त जानकारियाँ, है ना, एकदम संक्षेप में। चलिए 2 मिनट पूछा, है ना। बताइए, ऑनलाइन के जितने भी देवी और सज्जन हैं, ऑफलाइन में बैठे हैं सभी देवात्मा लोग, है ना। जे.बी. वॉटसन कहाँ के रहे भैया, बताओ। अमेरिका के रहने वाले। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हो क्या? 1878। अच्छा, और कब गए ऊपर? 1958। क्या बात है। इनके कोई संगवारी वगैरह के नाम बता सकते हो? जॉन डी। ये लोग संगवारी लोग दोनों कहाँ पढ़ते थे? शिकागो विश्वविद्यालय में। अच्छा, इन्होंने किस क्षेत्र में रिसर्च किया या सिद्धांत दिया? व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत में इन्होंने व्यवहारों को लेकर, है ना, साइकोलॉजिकल तरीके से जो है
प्रूफ किया, तो उन्होंने कौन से जानवर का इस्तेमाल किया था? चूहे पे, है ना। उनके ऊपर कुछ सिद्धांत दिया, थीसिस तैयार किया। थीसिस का नाम बता सकते हो? भूल भुलैया। आप लोग पूछा देखे हो नहीं? एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार मंजुलिका वाले, भूल भुलैया था क्या? जेबी वॉटसन, भूल भुलैया, है ना। जेबी वॉटसन, भूल भुलैया, ठीक है भाई। वॉटसन, तो वॉटसन को किस क्षेत्र का जनक कहा जाता है बताइए? हाँ, प्रश्न है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, या व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है मनोविज्ञान के क्षेत्र में? तो आपको बोलना है जॉन वॉटसन। ठीक है, इनके अब किताबें बता दो। एक किताब साइकोलॉजिकल रिव्यू, और ठीक, मैं सुन ले, है ना। हाँ, और तीसरा बता सकते होगा? हाँ, तीसरा है ना कंपैरेटिव साइकोलॉजी पढ़ लिए, है ना, बता दिए। और एक ठोस कुछ बताया था ना, है ना, केयर होता है, कैसे केयर होता है बच्चे, कौन सा इनका केयर, है ना, इन्फेंट एंड चाइल्ड। ठीक, तो ये हो गए हमारे जॉन वॉटसन साहब के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब जब भी पढ़ेंगे, थ्योरी आएगा, तो हम लोग सब इनका नाम सुनेंगे तो लगेगा भाई ये तो अमेरिका वाला आदमी है ना, पढ़े हैं। हाँ, चलिए अब आते हैं अगले मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं संक्षेप में, मतलब। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, कई लोग क्या ये सब चीज़ पढ़ते नहीं, मैं आगे बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे यार ये सब चीज़। लेकिन अल्टीमेटली जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना, अब जब इन लोग का नाम सुनोगे ना, तो फिर ऐसा लगता है यार सब समझ में आता है, लेकिन ना वैज्ञानिकों का नाम याद नहीं होता और वैज्ञानिक का थ्योरी हमको दिमाग में नहीं बैठता है। ये समस्या होता है सीडीपी में। तो क्यों ना उसी पे पहला प्रहार किया जाए। तो मैं इस बार जो है सीधा ABCD में इसी शुरुआत करा रहा हूँ, ऐसा में। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो वर्ग 1 के CDP पढ़ेंगे, चाहे 2 के पढ़ें, चाहे 3 के पढ़ें, चाहे CG टेट का CDP पढ़ें, इन लोग को जानना जरूरी है। एक बार पढ़ लोगे तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है जी, तो चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर अगले मनोवैज्ञानिक नाम क्या है? रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। नाम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? RS वुडवर्थ, RS वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के नाम से और भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन ये नाम बहुत फेमस है, RS वुडवर्थ। तो चलिए RS वुडवर्थ के बारे में जानते हैं, इनके जीवन परिचय में। रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ। रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ का जन्म आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर 1869 या फिर 1869 को अमेरिका में हुआ। वुडवर्थ एक वैज्ञानिक थे और गणित के एक शिक्षक भी रहे हैं। देखो जितना भी मनोवैज्ञानिक सुना था तुमन, हाँ, ज़्यादातर अमेरिका मनोवैज्ञानिक लोग, बाल मनोवैज्ञानिक लोग। और इसीलिए देखो आज अमेरिका क्या है, दुनिया का नंबर 1 पावरफुल देश है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बाल मनोवैज्ञानिक लोग अच्छे हैं ना, मनोविज्ञान को समझे, उसके हिसाब से पढ़ाए हैं, पढ़ लिख के देखो आज दुनिया में राज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का मन है शिक्षक के भर्ती नहीं करवाते, है ना। शिक्षक के मात्र यहाँ के लोग क्या रहे, पाठशाला नहीं बल्कि मधुशाला के अनुयायी बने। तो ऐसे में कहाँ से हमारा देश विकसित होगा? होगा क्या? नहीं होगा। आज से 1000 साल पहले दुनिया में नंबर 1 था इंडिया, क्योंकि उस समय दुनिया भर के गुरुकुल और दुनिया भर के सब गुरु रहते थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे, सुने नहीं सुने? तब दुनिया में राज करते थे। तो आधार क्या था? शिक्षा। पर अभी के नेता लोग सब भूल गए हैं कि शिक्षा नहीं, बल्कि हमें, क्योंकि शिक्षा को ये लोग क्या मानते हैं? राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राजस्व खर्चा का स्रोत मानते हैं। इससे राजस्व व्यय होता है, ना कि राजस्व का आय होता है। राजस्व मतलब पैसा। जिसे आओगे कृषि क्षेत्र हो गया, खनिज क्षेत्र हो गया, फॉरेस्ट सेक्टर हो गया, हर सेक्टर से कुछ ना कुछ राज्य को क्या मिलता है? पैसा। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में गुरुजी मतलब का देना थे? पेमेंट देना थे। स्कूल चलाए बार दुनिया में खर्चा है, तो एक खर्चा वाला चीज़ है, ज़्यादा ध्यान नहीं देन, इकर से हमारे पैसा का होते खत्म होते। ऐसे सरकार के सोचिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शिक्षक और शिक्षा और कह सकते हो शिक्षार्थी, स्टूडेंट, टीचर, और वो जो दोनों का जो मतलब इन दोनों का जो क्षेत्र है, मंदिर कह सकते हो, ज्ञान का मंदिर, पाठशाला, यहाँ से वो हीरे तैयार होते हैं, हीरे कह सकते हो मैं, है ना, या भविष्य तैयार होता है, जो हमारे राज्य क्षेत्र का जो भी प्रॉपर्टी है, संपदा है,
उसको ये लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे, सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अगर आपके पिताजी के पास 1000 एकड़ खेत है, ज़्यादा बोल दिया क्या, चलो 100 कर देते हैं ना, 100 एकड़ खेत है ना, 100 एकड़ खेत है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं घर में, लेकिन उनका जो बेटा है, अब उनके पिताजी क्या है, बहुत मेहनत करके सब चीज़ को क्या किए थे, बनाए थे सजे से। अब उनका बेटा हुआ, बेटा है ना, जान रहे हो, उसको उन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बेटा निकल के क्या, नालायक, लायक नहीं था बल्कि नालायक। और उसके पिताजी काम करते करते, सब चीज़ करते ऊपर नीचे चले भी गए। अब उनका बेटा क्या किया, वो तो नालायक था, तो जितना भी कमाया हुआ धन दौलत था, 100 एकड़ खेत, वो सबको बेच बेच के, पी खा के जीरो कर दिया। वहीं एक दूसरा पिता, जिसके पास मुश्किल से 5 एकड़ का खेत था, ठीक है, कितना खेत था, मात्र 5 एकड़, इतना ही खेत था जिससे वो सब परिवार बच्चे लोग पल सकते थे। उस पिता ने जो है अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी, है ना। वो बोले कि मेरा जो धन दौलत है, वो मेरा ये धन दौलत, ये कृषि नहीं बल्कि मेरा बेटा है, मैं इसके ऊपर निवेश करूंगा जो करूंगा। तो उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और बन गया एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट कह लो, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक कह लो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो उन्होंने अच्छे शिक्षा से बिजनेस किया और बिजनेस के माध्यम से उन्होंने 100 एकड़ खरीद लिया। तो 5 से कितना हो गया, 105 हो गया, और जिसका 100 था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो आधार क्या था यहाँ पर, अच्छी शिक्षा। तो अच्छी शिक्षा से हमारा समाज ही आगे बढ़ता है। आप जापान देख लो, अमेरिका देख लो, दुनिया का जो भी देश देख लो, वो बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बढ़ा है। और यहाँ ससुरे लोगों चीज़ को पता नहीं, भूल गए हैं, पागल हो गए हैं, है ना, शिक्षा को ध्यान देना ही नहीं चाहते, राजस्व आय के ऊपर ध्यान दे रहे। तो कितना भी राजस्व आ जाएगा, अगर संभालने वाले में ही ठिकाना नहीं रहेगा, हमारे राज्य के लोगों में ही वो कह सकते हो एजुकेशन, वो सारा चीज़ स्किलनेस नहीं रहेगा, तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। कितना भी हमारे राज्य में पैसा रहेगा, दूसरे लोग आके ले जाएंगे या हम ही लोग बर्बाद कर देंगे। होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी आगे मौका मिले तो हमें शिक्षा को ही हमेशा मोटिवेट करना है। आप जब शिक्षा बनो तो भी शिक्षा को मोटिवेट करो, एक पिता बनो, माता बनो, शिक्षा को ही सबसे नंबर 1 पे रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं वुडवर्थ के बारे में। नाम क्या है, R.S. वुडवर्थ। R.S. वुडवर्थ का जन्म 17 अक्टूबर 1869 को हुआ है। 69 बोलता हूँ, हाँ 69 ही है, अमेरिका में। वुडवर्थ एक वैज्ञानिक और गणित के शिक्षक थे। जब उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष ग्रैनविले स्टैनली हॉल का भाषण सुना, नाम पढ़ोगे, स्टैनली हॉल, बहुत इनका नाम आता है सीडीपी के क्षेत्र में। स्टैनली हॉल उस जमाने में, अपने समय में वो क्या थे, संस्थापक और अध्यक्ष थे, फाउंडर एंड डायरेक्टर। किसके, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिका में एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बना हुआ था, संगठन बना था, मनोवैज्ञानिक संगठन, उसके डायरेक्टर और फाउंडर कौन थे, स्टैनली हॉल। वो बात कर रहे थे, तो उनके बातों को सुनकर विलियम जेम्स की पुस्तक थी एक, विलियम जेम्स भी आप लोग पढ़ोगे, इनका भी नाम जो है सीडीपी हम पढ़ते हैं जब चरणबद्ध विकास होता है, तो विलियम जेम्स का भी नाम आता है और स्टैनली हॉल का भी नाम आता है। तो ये 2 चीज़ों से प्रभावित होकर, एक कौन है, स्टैनली हॉल, और दूसरा विलियम जेम्स की किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पढ़े तो उन्होंने जो है निश्चय कर लिया कि वे जो है क्या बनेंगे आगे चल के, मनोवैज्ञानिक बनेंगे। आप सब जानते हो कि हर बच्चा जो है जीवन में किसी चीज़ से प्रेरित होकर या इंस्पायर्ड होकर वो आगे उस पर काम करके वही चीज़ को पाने का पूरा कोशिश करता है, करता ही नहीं करता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इनके जीवन में बहुत ही जो है प्रभावित किया। एक है विलियम जेम्स की किताब द साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और डायरेक्टर फाउंडर का जो है स्पेशल भाषण उन्होंने सुना, नाम क्या था, स्टैनली हॉल। तो हॉल में भाषण दे रहे थे, सबके सामने सुन रहे थे बैठ के, किताब पढ़े। तो इन दोनों से सुनकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं आगे चलकर क्या बनूंगा, मनोवैज्ञानिक। तो फिर वो आप देखेंगे उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। स्नातक के बाद क्या होता है, स्नातकोत्तर। तो यहाँ पर पीजी किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और 1899 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने जेम्स मैकिन कैटल के अंडर रहकर क्या किए, पीएचडी की डिग्री।
तो पीएचडी भी कर डाले, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी किए। और ये सब शिक्षा दीक्षा के बाद अंतोगत तो लाइफ में कुछ बहुत कुछ करने के बाद 4 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क, अमेरिका का मेन शहर जानते हो न्यूयॉर्क, यहाँ इनकी डेथ हो गई। तो जन्म आप देख रहे हो कब हो रहा है इनका? 1869। और जा कब रहे हैं? हाँ, कतिक साल जी देखो तो, एक कम 70, 30, 31 हो गया है, 31 और ये देखो 62, 93 साल, है ना। 7 बज के नहीं शतक पूरा कर दी रहते है कि नहीं। पर अभी तक जितना भी पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा एज इन्हीं का दिख रहा है, लाइफ इनका जो है सबसे ज़्यादा। तो 93, 94 के एज में जो है चले गए। तो इतने लंबे साल में इन्होंने क्या क्या किया, चलो देखते हैं। तो चलो, नाम क्या पढ़ रहे हो आप लोग? आर.एस. वुडवर्थ। कहाँ के रहे भैया? अमेरिका के रहने वाले। कहाँ से ये पीजी किए? पोस्ट ग्रेजुएशन हार्वर्ड। याद रखना है, हार्वर्ड दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी, पूरा दुनिया के ना, हार्वर्ड। वहाँ एक पीजी और पीएचडी करीस कहाँ से? हाँ, हमारे इंडिया के एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भी नाम नहीं आता, 100 में भी नाम नहीं आता, सोच लो। और ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी से, ये इसीलिए तो वैज्ञानिक बन गए ओरिजिनल वाले, हैं ना, जिसको पढ़ रहे हैं हम लोग। हम हमारे यहाँ के बंद इतना पीएचडी करते, कतनो करिए हर महीना पीएचडी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। खैर, हाँ, सब कॉपी पेस्ट वाले रहते हैं ना। आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं भी पीएचडी करने का मन नहीं है यहाँ से, होता है। हाँ, मैं ग्रेजुएशन करके खुश हूँ, पता है क्या करूँगा पीएचडी करके, कोई मतलब नहीं है। अभी तक 3-4 पीएचडी का डिग्री खरीद लेता है, क्योंकि यहाँ पीएचडी क्या है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। एकदम हकीकत बता रहा हूँ। मेरे को कई सारे यूनिवर्सिटी का कॉल आता है, सर ऐसी से कर लेबे का, ये बस अतिक लागी। मैं कहूँ नहीं लागे जहाँ, मोला डॉक्टर नहीं लिखवाना है आगू के नाम में, मैं फालतू मरीज नहीं बनूँ मैं, है ना। हाँ, तो खैर सबका अपना अपना इंडिया है, इंडिया में सब जुगाड़ चलता है। आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अब आते हैं वुडवर्थ के बारे में। 93 सालों में उन्हें क्या किया, अब शुरू करें कहानी। आर.एस. वुडवर्थ का संबंध कार्यात्मक मनोविज्ञान से है। देख लो, कार्यात्मक मनोविज्ञान, फंक्शनल साइकोलॉजी। उन्होंने प्रकार्यवाद को गत्यात्मकता प्रदान की। मतलब इनका जो पूरा सोच है वो एक्शन के ऊपर है। एक्शन से ही आप किसी के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कई लोग बोल बच्चे रहते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, करते नहीं हैं, और कई लोग करते हैं बोलते नहीं हैं। तो ये कौन से वाले हैं? करते वाले हैं। करने में ज़्यादा फोकस करना है, एक्शन पे फोकस करना है, ना कि, हाँ, स्पष्ट है। तो इनका जो फोकस रहा है वो प्रकार्यवाद या कार्यवाद, प्रकार्यवाद को कार्यवाद बोलना है, एक्शन के ऊपर, है ना, कार्य के ऊपर इन्होंने जोर दिया कि एक्शन से हम जो है किसी चीज़, आदमी का मनोविज्ञान समझ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे खासकर सास बहू वाला जानते हो, अभी आज से शायद शुरू होने वाला पहला एपिसोड, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हमारे अब देश में अब नया सीरियल चालू होने वाला है ना। हम जब छोटे थे बहुत, तो हमारी मम्मी विशेष रूप से इसको देखती थी, पता है नहीं सीरियल का नाम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी रानी वाला, है ना, हाँ, स्मृति ईरानी, हाँ हाँ हाँ, अरे फेमस सीरियल है तुमन, अभी आज से लॉन्च, आज से शुरू होने वाला एपिसोड। एक ज़माना में सास भी कभी बहू थी कह के इतना चलता था, आज से 15 साल पहले मत पूछो, है ना। हर घर लेडीज़ लोग का यही चलते रहते थे, सास भी कब बहू में, आज ऐसे हुई तुलसी है, वैसे हुई दुनिया भर के। तो आज से चालू होने वाला है 10:30 बजे। कैसे कर मैडम के साथ देखना पड़ जाता है मजबूरी में, है ना। उनको सीरियल देखने में मजा आता था, हमको चल भाई देखो ऐसे कर। नहीं तो मैं कभी सीरियल देखता नहीं था, मतलब बचपन में देखते थे, मम्मी पापा थे तब कहना चाहिए। उसके बाद बाहर पढ़ने निकले, कहाँ टीवी था, नहीं था। तो फिर अब आदत बन रहा है। तो 25 साल बाद देखो, ये ऑनलाइन वालों को पता है 25 साल बाद आ रही सास भी कभी बहू थी, ठीक है। और वो क्या है, उसमें जो मेन थी ना स्मृति ईरानी, उसमें इतना पॉपुलर हिट हुई कि वो सांसद बन गई, सांसद बाद मंत्री बन गई, महिला बाल विकास, जानते हो नहीं जानते हो। हाँ, इतनी बड़ी मंत्री बनी यहाँ, ये यहाँ अगला आरी से केंद्रीय में उद्घाटन करे बार, है ना। तो उन्हीं का है सीरियल चालू हो रहा है।
तुम लोग टाइम पास मत करना, देखना है पहले बहू बन जाओ या सास बन जाओ तब देखना है ना, अभी तुम लोग पढ़ने के समय है 1 घंटे। चलिए तो अब हम बात करते हैं वुडवर्थ के बारे में। तो वुडवर्थ ने जो है कार्यात्मक मनोविज्ञान के ऊपर या प्रकार्यवाद के ऊपर जो है जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि विरासत और पर्यावरण दोनों ही मानव व्यवहार के कारक हैं। विरासत और पर्यावरण मानव व्यवहार के कारक हैं। कारक ही कारक, हर इंसान पर्यावरण से प्रभावित होता ही नहीं होता है, विरासत से प्रभावित होता ही नहीं होता है। जैसा विरासत रहेगा, जैसा पर्यावरण रहेगा, वैसा इंसान बनेगा। तो मानव व्यवहार के कारक है विरासत और पर्यावरण, जिसके लिए उन्होंने SOR फार्मूला विकसित किया। एक फार्मूला दिया है उन्होंने SOR, कहा हरे SOR स्टिमुलस है ना, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है हमारे शरीर के अंग, पार्ट्स कह सकते हो, हमारा शरीर ही बोल लो, ऑर्गेनिज्म से ही आँख नाक मुंह कान घोड़ा दुनिया भर के 206 हड्डी से मिलकर नस नाड़ी से क्या बना है हमारा शरीर, ये सब क्या है ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, करता ही नहीं करता है। और रिस्पॉन्ड करेगा कैसे, सामने में क्या रहेगा स्टिमुलस है ना, गुपचुप देख के मुँह से लार है ना, आम आमली देख ले, कच्चा आमली काटो रे है ना, उसमें थोड़ा नमक डालो रे, थोड़ा मिर्ची डालो रे, अहल ले है ना, ला रही इसकी नीच अहिच, नीच मतलब तुम आदमी नो है ना। तो चीज़ों को देख के, जैसे अभी शिक्षा भर्ती के 5000 का खुलासा हुआ है ना, उससे देखकर आप लोग पढ़ाई करने में भिड़ गए। जो साल भर नहीं पढ़े थे अब वो लोग जागेंगे है ना। अगर वो 15000 हो जाएगा तो और मत पूछो, 35 हो जाएगा तो सब चीज़ त्याग के पढ़ाई में कूद जाएंगे। तो वो चीज़ क्या है, स्टिमुलस है। खैर, तो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, इन्होंने फार्मूला दिया SOR फार्मूला, तो याद कर लो SOR फार्मूला। आदमी काम तभी करता है, उसका शरीर तभी काम करता है जब उसके सामने क्या आता है, उद्दीपक या स्टिमुलस। स्पष्ट है? हाँ, मैं भी तभी पढ़ाऊंगा ना जब मेरे सामने उद्दीपक हो। तुम लोग मेरे लिए क्या हो, उद्दीपक हो। तुमको देख के मुझे काम करने पढ़ाने का मन करा। यहाँ कोई चीज नहीं रही है ना, ऑनलाइन में ऑफलाइन में पढ़ूँ पगल तैसे हाँ, नहीं पढ़ाऊँ हाँ। तो आप मेरे लिए उद्दीपक हो, तुम्हारे लिए उद्दीपक कौन है बताओ, शिक्षक भर्ती का पोस्ट है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कार्य ही सब कुछ है, कार्य में होता तभी है जब सामने क्या रहता है स्टिमुलस। ठीक है, मतलब लालच या फिर कैसे लोभ। अब गुलाब जामुन देख के तुम नहीं खाओ है ना, हाँ नहीं खाते, डायबिटीज होगा तब नहीं खाते होगे, या फिर पेट ऑलरेडी भरा होगा तब नहीं खाते हो। चलो मतलब ठीक है, सबके लिए स्टिमुलस अलग अलग होता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वुडवर्थ ने कौन सा फार्मूला दिया, SOR, वुडवर्थ SOR। 1956 में मनोविज्ञान में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी फाउंडेशन से गोल्ड मेडल भी मिला। जिस फाउंडेशन में वो भाषण सुनने गए थे स्टैनली हॉल का है ना, वही फाउंडेशन उन्होंने आगे चल क्या दिया, गोल्ड मेडल भी दिया 1956 में। तो इनका फार्मूला याद कर लो SOR। ये कौन से मनोविज्ञान पे ज़्यादा फोकस किए, कार्यात्मक मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद को उन्होंने जो है गति प्रदान किया। अब आते हैं इनके किताबों के ऊपर। तो एक्शन के ऊपर फोकस रहा इनका। चलो देखते हैं किताब। 1918 में उनकी पुस्तक डायनेमिक साइकोलॉजी, गत्यात्मक मनोविज्ञान कह सकते हो, डायनेमिक साइकोलॉजी। 1921 में साइकोलॉजी, 1938 में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्स है ना डबल हो गया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और 1958 में डायनेमिक बिहेवियर। तो आप लोग एक्सपेरिमेंटल और डायनेमिक शब्दों को जोड़ना है वर्ड किसके नाम के साथ, वुडवर्थ के साथ। तो वुडवर्थ, वर्थ मतलब क्या होता है, आप लोग सुने होंगे अंग्रेजी में वर्थ। वर्थ मतलब क्या होता है, मतलब लायक, उपयोगी। ये वर्थ है, ये चीज़ वर्थ है, ये है ना, पैसा वर्थ वाला चीज़ है कि नहीं। आपका ज्ञान जो तैयारी का वर्थ है, वर्थ मतलब लायक कह सकते हो या उपयोगी। तो वुडवर्थ, वुडवर्थ, हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है वुडवर्थ, हिंदी में क्या बोलेंगे, वुडवर्थ। लकड़ी क्या है, उपयोगी है। वुड मतलब लकड़ी, सागौन लकड़ी उपयोगी कि नहीं है, उपयोगी है। तो वुडवर्थ, वुडवर्थ में काम करना है, रिएक्शन करना है, डायनेमिक, डायनेमिक साइकोलॉजी। थोड़ा ध्यान दो, डायनेमिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अभी तक साइकोलॉजी में बिहेवियर साइकोलॉजी
सुनते आ रहे थे, बिहेवियर साइकोलॉजी, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। अब ये कौन सा बोल रहे हैं, कार्यात्मक मनोविज्ञान। तो ध्यान रखेंगे डायनेमिक साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है इनकी किताब है। तो इस प्रकार से इनकी किताब एक बार अच्छे से देख लो, डायनेमिक साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और डायनेमिक बिहेवियर। चलिए, तो आप पूछा करें 2 मिनट। आर एस वुडवर्थ का पूरा नाम बताओ। कहाँ के रवैया बताओ। अमेरिका के रवैया। कहाँ से पीजी किए और पीएचडी कहाँ से किए। ठीक, पढ़ लिख के फिर रिसर्च किए। किस फील्ड में रिसर्च किए, कार्यात्मक मनोविज्ञान। इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया, थ्योरी दिया, एसओआर थ्योरी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एसआर को, शोर आना चाहिए तुम्हारे मुंह से, शोर, एसओआर मतलब शोर। हाँ, शोर का पूरा नाम बना, शोर मचा दो। शोर मचा दो, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। जीन का थ्योरी याद रखना, वुडवर्थ। इनकी किताब बताओ, डायनेमिक साइकोलॉजी, डायनेमिक बिहेवियर। तो डायनेमिक से साइकोलॉजी और डायनेमिक बिहेवियर, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, कहाँ के रहे भैया ये, चलो ठीक है। तो 2 मनोवैज्ञानिक बताया मैं, इससे पहले कौन सा मनोवैज्ञानिक पढ़े, जेबी वॉटसन। चलो अब दोनों के ऊपर 2 मिनट सवाल है ना, पूछा, ऑनलाइन वाले तैयार हो जाएंगे। वॉटसन, व्हाट फॉर वॉटसन, व्यवहारवादी वॉटसन। वो कहाँ के रहने वाले थे, अच्छा। वॉटसन ने जो है किस क्षेत्र में काम किया, व्यवहार। नाम ही है ना वॉटसन, व्यवहार है ना, व्यवहारवादी सिद्धांत उन्होंने दिया। उनकी एक आध किताब बता सकते हो, साइकोलॉजिकल रिव्यू और बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, इनको किस क्षेत्र का जनक माना जाता है, व्यवहारवाद का। इन्होंने कौन सा एक थ्योरी दिया जिसपे भूल भुलैया, उसमें उन्होंने कौन से जंतु जानवर का उपयोग किया, चूहा, वॉट चूहा है ना, वॉट चूहा है ना। दिस इज भूल भुलैया, दिस इज काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं चूहा का अंग्रेजी में, रेट कि माउस है ना। रेट और माउस अलग अलग का जी, कि छरे। हाँ, देखो बस्तर में छोटे चूहा को चूटी बोलते हैं ना, और बड़े चूहा को चूहा। चलो, तो रेट और माउस, ठीक है, तो आपको ध्यान है। तो आप लोगों को दोनों मनोविज्ञान समझ में आ गया। तो ये 2 मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, एक जेबी वॉटसन और दूसरा, हाँ। तो आप लोगों को जितना ही पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करना है। मैंने जॉन डीवी के बारे में बता दिया है, वोल्फगैंग कोहलर। चलो 5 मनोवैज्ञानिक के नाम बता दो। जीन पियाजे, अरे टमाटर प्याज पहले याद आ रहा है ना, हाँ, जीन पियाजे। और लेव वाइगोट्स्की है ना, वोल्फगैंग कोहलर और सिगमंड फ्रायड और जॉन डीवी और कोहलबर्ग और हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग है ना, वोल्फगैंग कोहलर, ओके, और एरिक एरिक्सन और पावलाव, अरे बाप रे पावलाव, हाँ, इवान पात्रोविच पावलाव, और है ना थॉर्नडाइक, अरे बाप रे थॉर्नडाइक, और बताओ है ना, हाँ, बीएफ स्किनर, और है ना, क्या बात है, आज 2 ठो पढ़े हो है ना, मतलब 1 दर्जन से तुम लोग ज़्यादा जो है याद कर डाले नाम। अब अभी इन लोग बारे में नहीं बता रहे थे ना, तो मुंह से 3 लोगों का नाम भी निकालने में
ओहो, अटका नहीं पड़ा जी, का हरे है ना, सुने तेरे हैं सुने सुने जैसे, लेकिन मुंह से निकाल ही नहीं रहा शब्द। अब 12 ठो बोल दिए, कितनी बड़ी बात है। 12 मनोवैज्ञानिकों के नाम आप लोगों ने बोल। चलो एक बार फिर से ऑनलाइन वाले सुन लो, 12 मनोवैज्ञानिकों के नाम, धुआंधार 12 ठो वैज्ञानिकों के नाम बोलना है। चलो शुरुआत करो। पहला जीन प्याजे, दूसरा लेव वाइगोट्स्की, तीसरा BF स्किनर, चौथा जॉन डेवी, पांचवा JB वॉटसन, हाँ ठीक है, और छठवा एरिक एरिक्सन, सातवा है ना वोल्फगैंग कोहलर, उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग और हैरिक एरिक्सन और है ना वुड, हाँ RS वुडवर्थ हो गया, और थॉर्नडाइक और पावलाव सिगमंड फ्रायड। ठीक है, क्या बात है ना। तो देखो 12 लोग से ज़्यादा तुम लोग 14 लोग का नाम जान गए, कितनी बड़ी बात है। स्टेनली हॉल भी जान लिए, आज नाम सुने, हॉल में सुने भी मेरे साथ, है ना। और विलियम जेम्स भी सुन लिए, हाँ। जॉन डीवी पढ़ाया हूँ जी, वाह, मुलत सूरत है, पढ़ा हूँ जी, पढ़ाया हूँ, भले आप पढ़ाया हूँ। दुनिया के पहले शिक्षाविद के रूप से मशहूर है जॉन डीवी, पढ़ाया हूँ, देख लेना उसमें। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हो। अब 2-4 और पढ़ा दूंगा, तो 20 लोग का मनोवैज्ञानिक जान लिए, तो CDP तुम्हारे मुट्ठी में, ऐसा में ABCD कंप्लीट, फिर तुम लोग को मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो आज क्लास में इतना ही, कल परसों और फिर आप लोग ध्यान देंगे, जितने भी ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, अगस्त से हमारा जो क्लास है वो फुल लेंथ में चलेगा, क्योंकि हमारी टीम पूरी और पूरी डेडिकेट होकर किस में आएगी, शिक्षक भर्ती, पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती में। तो जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाह रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, आप लोग अब संस्थान से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हमारे इस बार क्लासेस में बहुत कुछ हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, और वो चेंजेस इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट, हमारा तैयारी बेहतर हो, है ना। तो उसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, काम में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे नहीं, करेंगे, ऐसा में। तो संस्थान द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, उन नियमों को आप लोगों को पालन करना है। चलिए, तो आज क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।